दोस्तों, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए प्यार और भरोसे को होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही है। एक दुल्हन जो स्वागत वाले कमरे में बैठी होती है, जो दूल्हा था वह अपनी पत्नी के पास पहुँचता है और कुछ बातें करने लगता है। तभी दुल्हन जो थी वह कहती है कि मैं आपको एक राज बताना चाहती हूँ और मैं जो हूँ वह 1 हफ्ते पहले किसी और के साथ रात बिता चुकी हूँ। जैसे इस बात को दूल्हा सुनता है, वह चुप हो जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की। वहीं का रहने वाले शैलेंद्र, जिनकी उम्र 52 साल थी। शैलेंद्र जिनके 2 बेटे थे, एक विवेक और एक रोहित। विवेक जिसकी उम्र 26 साल थी, जो कि 12वीं की पढ़ाई कर वह अपने गांव में ही घुमा फिरा करता। जो विवेक के पिता थे शैलेंद्र, वह एलआईसी एजेंट थे। विवेक एक शाम को अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि पापा, मेरे सभी जो दोस्त हैं वह रायपुर जा रहे हैं। वहीं पर कोई नई फैक्ट्री खुली है, उस फैक्ट्री में अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और नए लड़कों की भर्ती हो रही है। जैसे इस बात को शैलेंद्र सुनते हैं, वो कहते हैं कि बेटा, अभी मैं कमा रहा हूँ, तुम जो है वह घर पर ही रहो। कहाँ अभी से ही कमाने के लिए जा रहे हो? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम जो है वह कमाना शुरू कर देना। जैसे इस बात को विवेक सुनता है, वह मुस्कुराते हुए कहता है कि पापा, क्या मैं पहले से कमा नहीं सकता? मैं अभी पढ़ाई जो है वह रोक चुका हूँ, बंद कर चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई काम धंधा करना शुरू कर दूँ ताकि आपको भी घर चलाने में कुछ सहयोग कर सकूँ। जैसे इस बात को शैलेंद्र सुनते हैं, वह अपने बेटे विवेक की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम जा सकते हो। जैसे इस बात को विवेक सुनता है, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है कि माँ, मेरे दोस्त जो हैं वह रायपुर जा रहे हैं और मैं भी कल जो हूँ वह वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ जो है वह पकवान बना देना। विवेक की माँ कहती है कि ठीक है, मैं जो हूँ वह तुम्हारे लिए कुछ पकवान रात को ही बना दूंगी। कल कितने बजे तुम निकल रहे हो? जैसे इस बात को विवेक सुनता है, वह कहता है कि कल तकरीबन 10 बजे मेरे दोस्त जो हैं वह रायपुर के लिए निकलेंगे और मैं भी उनके साथ यहीं से निकलूँगा। जैसे इस बात को विवेक की माँ सुनती है, वह कहती है कि ठीक है, तुम जाओ, अपने सामान को पैकिंग कर लो, जो चीज़ें तुम्हें ले जानी हो। विवेक इस बात को सुनकर वह तुरंत अपने कमरे में पहुँचता है, जहाँ पर विवेक का छोटा भाई रोहित जो था वह बैठा होता है। तभी रोहित अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, आप कहाँ जा रहे हो? जो विवेक था वह कहता है कि भाई, मैं जो हूँ वह शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। तुम जो है वह मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मैंने तो जो है वह 12वीं तक की पढ़ाई कर रोक दी है। लेकिन तुम जो है वह मन लगन से पढ़ाई करना और कुछ बनना, अपने घर के और अपने परिवार का नाम रोशन करना। जो तुम्हें पैसों की कोई कमी होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत भेज दूँगा। जैसे ही इस बात को रोहित सुनता है, वह कहता है कि ठीक है भैया, मैं जो वह आगे की पढ़ाई जो है मैं सोच रहा हूँ कि शहर में ही करूँ। जो रोहित था वह इस बात को जैसे ही कहता है, विवेक मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले तुम 12वीं पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम जहाँ कहोगे वहाँ मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा। इस बात को कहते हुए विवेक अपने सामान को, कपड़ों को पैकिंग करना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। विवेक का जो पड़ोसी का जो दोस्त था, वह विवेक के घर पर पहुँचता है और कहता है कि विवेक, क्या तुम चल रहे हो ना हम लोगों के साथ? जैसे इस बात को विवेक सुनता है, वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं जो हूँ वह सारे सामान को पैकिंग कर चुका हूँ और कब निकलना है? तभी जो विवेक का दोस्त था वह कहता है कि अभी तुरंत हम लोग जो है वह निकल रहे हैं, बस आने ही वाली है। विवेक की जैसे इस बात को सुनता है, वह अपने सामान को उठाता है और अपने माता-पिता, अपने भाई से मिलता है, बातचीत करता है और अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। बस स्टैंड अपने दोस्तों के साथ विवेक पहुँचता है और वहाँ से रायपुर के लिए निकल जाता है। दिन के तकरीबन 4 बज रहे होते हैं, शाम होने वाली होती है।
जो विवेक था वह अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोग जो है वह कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों ने बताया नहीं कि कोई कमरा किसी का हो जहाँ पर हम लोग ठहर सकें। जैसे इस बात को विवेक के सभी दोस्त सुनते हैं वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है वह पहले ही यहाँ पर बात कर चुके हैं रहने के लिए। एक होटल हम लोगों ने बुक किया है, उसी होटल में आज रात रुकेंगे। उसके बाद जो है कोई कमरा किराए पर ढूंढ लेंगे और वहीं पर रहना शुरू कर देंगे। जिसके बाद कंपनी में भी बात करेंगे। इस बात को सुनकर जो विवेक था वह हामी को भर देता है और अपने दोस्तों के साथ रायपुर में ही एक होटल में कमरा सभी लेते हैं और उस रात जो थी वह सभी उस होटल में बिताते हैं। जिसके बाद अगले दिन जो विवेक के दोस्त थे और विवेक कंपनी पहुंचते हैं, जहां पर सभी को उस कंपनी में जॉब जो है वह मिल जाती है। जिसके बाद सभी दोस्त वहीं पर आसपास सभी पार्टनर दो दो मिलकर एक एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। एक ही मकान में करीब 4 कमरे वे सभी बुक करते हैं। जिसके बाद वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और विवेक ड्यूटी आना जाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही दिन समय बीतता जा रहा होता है। दिन समय बीतते हुए करीब 6 महीने बीत जाते हैं। विवेक के पिता विवेक के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। एक सुंदर और शांत और सुसंस्कारी है, जो उसका नाम है श्रुति। जो तुम कहो तो मैं जो हूँ वह तुम्हारा रिश्ता उसे तय कर दूं। जैसे इस बात को विवेक सुनता है वह कहता है कि पापा, इसमें मैं क्या कहूँ। अगर आपको रिश्ता अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप जो है वह रिश्ता तय कर दो। जैसे इस बात को विवेक के पिता शैलेश सुनते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं जो हूँ वह हामी भर देता हूँ। इस बात को कहकर विवेक के पिता शैलेश फोन को रख देते हैं और करीब 2 घंटे बाद वापस कॉल करते हैं विवेक के पास। जब विवेक अपने कमरे पे से ड्यूटी जा रहा होता है कंपनी, तभी विवेक देखता है कि उसके पिता कॉल कर रहे हैं, तो वह तुरंत कॉल को उठाता है और कहता है कि हाँ पापा, अभी मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। जो विवेक के पिता थे वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा रिश्ता जो है मैंने श्रुति से तय कर दिया है और दिन मुहूर्त जो है वह बहुत ही जल्द तय हो जाएगा और मैं जो हूँ वह तुम्हें कॉल कर बता दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसी नवंबर महीने में ही तुम्हारी शादी जो है मैं फिक्स कर दूं। जैसे इस बात को विवेक सुनता है, वो कहता है कि ठीक है पापा, लेकिन नवंबर महीना जो है बस 2 महीने बाद ही, इतनी जल्दी आप शादी की सारी तैयारियां जो है वह कैसे कर लोगे अकेले। इस बात को शैलेश विवेक के पिता सुनते हैं, वह कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी की सारी तैयारियों को कर देंगे। जो विवेक था वह कहता है कि ठीक है, मैं हर महीने जो है पैसे आपको भेजता रहूंगा। इस बात को कहकर जो विवेक था वह फोन को रख देता है और वह अपनी ड्यूटी चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, समय गुजरता है। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद विवेक के पिता फिर से विवेक के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि विवेक, नवंबर 15 तारीख को तुम्हारी शादी जो है वह तय की गई है। उस दिन तुम जो है वह दूल्हा बनोगी। जैसे इस बात को विवेक सुनता है, उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आती है और वह कहता है कि पापा ठीक है, आपने बता दिया, मैं जो हूँ वह नवंबर के शुरुआती दिनों में ही मैं घर पर चला आऊँगा। अभी 1 महीने और बाकी है। इस बात को कहकर जो विवेक था वह फोन को रख देता है और ऐसे ही दिन समय बीतते हुए करीब 1 महीने बीत जाते हैं। 1 नवंबर 2024 जो विवेक था वह अपने घर पर अपने गांव पहुंचता है सूरजपुर, जहां पर जो विवेक के पिता थे और विवेक का भाई रोहित, वह शादी की सारी तैयारियों को कर चुके थे। जो विवेक था वह देखता है कि घर में जो है वह सजावट जो है वह पूरी तरीके से धीरे धीरे हो रही है और घर के जो मेहमान हैं वह धीरे धीरे घर पर आ रहे हैं और जो सभी दोस्त हैं वह सभी बधाई दे रहे हैं उसे। विवेक काफी ज्यादा खुश होता है और वह अपने सबसे पहले जाकर अपनी माँ से मिलता है। जो विवेक की माँ थी वह कहती है कि बेटा, तुम जो है वह खुश तो हो ना, क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। जैसे इस बात को विवेक सुनता है, वह कहता है क्यों नहीं माँ, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। जब घर में मेरी पत्नी आएगी, आपकी बहू, तो वह आपके घर के काम करने में आपके हाथ को बटाया करेगी।
जैसे इस बात को विवेक की माँ सुनती है, वह कहती है कि बेटा तुम हमेशा हम लोग के बारे में ही सोचा करते हो, कभी अपने बारे में नहीं सोचते क्या? तभी जो विवेक था वह कहता कि माँ मेरे लिए जो है वह मेरा परिवार ही सब कुछ है। जैसे इस बात को विवेक की माँ सुनती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा ऐसा बेटा हर किसी को मिले। जो विवेक था वह कहता है कि माँ ज़्यादा इमोशनल मत हो, मैं भी जो हूँ वह शादी की तैयारियां करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ पापा से मिलने के लिए। इस बात को कहकर जो विवेक था वह अपने भाई से और अपने पापा से मिलने के लिए पहुंचता है, जहाँ पर जो विवेक के पिता थे वह बाजार गए हुए थे, एलआईसी एजेंट थे, इसलिए वह एलआईसी ऑफिस गए हुए थे। वहीं पर विवेक भी पहुंचता है, जहाँ पर अपने पिता शैलेश से जाकर मिलता है, बातचीत करता है। इसके बाद कई बाजार से और सामग्री खरीदने के बाद वह घर पर लेकर आता है, जहाँ पर विवेक का भाई रोहित और विवेक के पिता शैलेश सभी मिलकर शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, समय गुजर रहा था। नवंबर 15 तारीख शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे और बारात विवेक के घर से निकलती है और श्रुति के घर पर पहुंचती है। जो बाराती थे वह सभी नाचते गाते हैं और सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जो श्रुति के माता पिता थे, सभी रिश्तेदार वह विवेक और विवेक के माता पिता और बारातियों का सभी का स्वागत करते हैं। जिसके बाद विवेक को मंडप पर ले जाया जाता है, जहाँ पर श्रुति पहुंचती है, जो कि घूंघट डाली हुई थी। विवेक जो था वह अपनी पत्नी के चेहरे को देखने के लिए बार बार तिरछी नजर से अपनी पत्नी की ओर देख रहा होता है, लेकिन घूंघट डालने की वजह से जो विवेक था वह अपनी पत्नी के चेहरे को नहीं देख पा रहा होता है। शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद श्रुति और विवेक को कुछ देर आराम करने के लिए कमरे में भेजा जाता है, जहाँ श्रुति जो थी वह बैठी होती है। तभी जो विवेक था वह अपनी पत्नी को देखता है, तो वह उसके मुंह से निकलता है कि श्रुति तुम दिखने में काफी खूबसूरत हो, तुम्हारी इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जैसे इस बात को श्रुति सुनती है वह कुछ भी नहीं बोलती और अपनी नजरों को ऊंचा कर कर अपनी पति की ओर भी नहीं देख रही होती है। तभी जो विवेक था वह कुछ समझ नहीं पाता और श्रुति की ओर देखता है, तो उसका चेहरा जो था वह थोड़ा मायूस था, उसकी आंखों में पानी आया हुआ था। जो विवेक था वह कुछ समझ नहीं पाता और वह कहता है श्रुति आखिर बात क्या है, तुम्हारी मर्जी तो तुम्हारी शादी हुई है ना। जैसे इस बात को श्रुति सुनती है वह कहती है कि हाँ मेरी मर्जी से हुई है। तभी जो विवेक था वह कहता है कि तो फिर आखिर बात क्या है, क्या तुम्हें कोई चीज की कमी हुई है जो तुम अपनी आंखों में आंसू लिए हुई हो। जैसे श्रुति इस बात को सुनती है वह कहती है कि नहीं, उसके माता पिता जो हैं वह बड़े ही लाड प्यार से उसे इतना बड़ा तक किए हैं और वह शादी से पहले भी उससे पूछे थे तुम्हारे बारे में, इसलिए उसने हामी भी भर दी थी। जो विवेक था वह कहता है कि आखिर बात क्या है जो तुम उदास हो। जो श्रुति थी इस बात को सुनकर वह कुछ समझ नहीं पाती और कुछ भी नहीं बोलती। तभी जो श्रुति की सभी सहेलियां थी वह कमरे में पहुंच जाती है और विवेक से हंसी मजाक भरी बातें करना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह के करीब 6 बज रहे थे। विवेक जो था वह अपनी पत्नी श्रुति को लेकर अपने घर पहुंचता है। श्रुति अपने ससुराल पहुंचती है, जहाँ पर जो सभी घर वाले थे वह श्रुति का स्वागत करते हैं। जिसके बाद श्रुति को बरामदे में बिठाया जाता है। आस पड़ोस के जो लोग थे वह सभी विवेक के घर पर पहुंचते हैं और श्रुति की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं कि श्रुति दिखने में एक सुंदर, शांत और काफी सुसंस्कारी लड़की है। वैसे भी मैं जो हूँ जब इसके गांव जाया करती थी, क्योंकि उसके गांव में मेरी बुआ रहा करती है और इसे देखा करती थी, तो लोग जो है वह इसकी काफी ज्यादा वहाँ भी तारीफें किया करते थे। जिससे इस बात को विवेक सुनता है वह काफी ज्यादा खुश होता है। समय गुजरता है, वक्त गुजरता है, श्रुति के मुंह दिखाई का रस्म समाप्त होता है। जो घर के सभी सदस्य वह श्रुति को स्वागत वाले कमरे में ले जाकर बैठा देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो पड़ोसी थे वह बातचीत करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं जब विवेक अपने स्वागत वाले कमरे में पहुंचता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और कहता है कि श्रुति तुमने बताया नहीं कि आखिर तुम क्यों उदास हो, क्या तुम्हें कोई चीज की कमी हुई, कोई चीज की दिक्कत हुई, क्या मैं जो हूँ तुम्हें पसंद नहीं हूँ, कोई तो वजह होगी जिस वजह से तुम जो है वह उदास हो। जैसे इस बात को दुल्हन श्रुति सुनती है
वह कहती है कि मैं एक राज जो है मैं आपसे छिपाई हुई हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि हम दोनों का जो रिश्ता है वह आज एक नई शुरुआत होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि एक झूठ की बुनियाद पर रिश्ते की हमारा शुरुआत हो। अगर आपको जैसा लगे वैसा कीजिए, अगर आप अभी कहोगे तो मैं जो हूँ वह यहाँ से चली जाऊँगी। इस बात को सुनकर जो विवेक था वह एकदम से चुप से हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आने लगता कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह है जो श्रुति है वह उसे बताने वाली है। जो विवेक था वह कुछ देर चुप होने के बाद वह कहता है कि श्रुति आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। तभी श्रुति जो थी वह कहती है कि मेरा एक कॉलेज में दोस्त है जिसका नाम अभिषेक है। उसके साथ मैं बड़े ही फ्रेंडली से उसके साथ रहा करती थी, घूमा फिरा करती थी और वह मेरा हमेशा जो है वह साथ रहा करता था। मैं हमेशा उसे सोचती थी कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, इस पर मैं पूरी तरीके से भरोसा कर सकती हूँ। इसलिए वह कोई भी सामान मुझे से माँगता तो मैं तुरंत दे दिया करती और कई बार वह मेरा मोबाइल भी लेकर वह उसमें कभी गेम तो कभी किसी से बातचीत किया करता। उसी से मेरे कुछ फ़ोटो जो है वह उसने ले लिए, जिसके बाद वह मुझे जो है वह ब्लैकमेल करने लगा और शादी के बाद जब वह जाना अब से कि मेरी शादी लग चुकी है तुमसे, तो उसने जो है वह कहा कि मेरे पास तुम्हारे फ़ोटो हैं, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए एक रात के लिए चली आओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं जो हूँ वह अपने घर और परिवार वालों को सोचने के बाद मैं सीधे उसके पास चली गई और एक रात उसके साथ बिता चुकी हूँ। जैसे इस बात को विवेक सुनता है वह सन्न रह जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आने लगता है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी श्रुति की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने जो है वह जो कुछ भी किया और तुमने एक नई रिश्ते की शुरुआत होने से पहले अपनी ईमानदारी से अपनी सच्चाई जो है वो मुझे बताई। मुझे काफ़ी खुशी है कि तुम्हारे दिल में जो है वह एक सच्चा मेरे हमसफ़र है। जैसे इस बात को श्रुति सुनती है वह पहली बार अपनी नज़रों को उठाकर विवेक की ओर देखती है। उसकी आँखों में आँसू जो थे वह अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे, रुक नहीं रहे होते हैं और वह तुरंत विवेक के गले से लग जाती है। तभी जो विवेक था वह कहता है कि क्या तुम इस बात को जो है वह थाने चलकर पुलिस के सामने कह सकती हो। जैसे इस बात को श्रुति सुनती है वह कहती है कि तुम्हारा फैसला मैं जो हूँ वह पहले सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे जो है वह अपनाना चाहते हो या फिर तुम कहो तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। जैसे इस बात को विवेक सुनता है वह कहता है कि पगली तुम ये क्या कर रही हो? मेरी और तुम्हारी शादी हुई है और तुमने मुझ पर विश्वास कर कर अपनी सच्चाई जो है वह मुझे बताई है और मैं जो हूँ वह ऐसी पत्नी को खोना नहीं चाहूँगा। जैसे इस बात को श्रुति सुनती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह हामी को भर देती है। इसके बाद दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रिलेशन बनाते हैं और अगले दिन सुबह होते ही जो विवेक था वह अपनी पत्नी श्रुति को लेकर पास के थाने में पहुँच जाता है और सारी बातों से अवगत पुलिस को करवाता है और कहता है कि ये बात जो है वह घरवालों तक न पहुँचे। बस उसके मोबाइल से जो है वह मेरी पत्नी के जो फ़ोटो हैं वह बस आप पुलिस सुनती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो। श्रुति तुम जो है वह क्या मुझे अभिषेक से मिलवा सकती हो कि वह कहाँ पर रहा करता है और कहाँ पर उसका घर है, कहाँ पर वह ट्यूशन क्लासेस जाया करता है। जो श्रुति थी वह हामी को भरती है, जिसके बाद श्रुति और विवेक पुलिस के साथ अभिषेक के घर पर पहुँचते हैं। जहाँ पर अभिषेक जो था वह घर पर नहीं मिलता, तो जो श्रुति थी वह पुलिस को अभिषेक के मोबाइल नंबर को देती है। जिसके बाद पुलिस जो थी वह उसके मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका लोकेशन को निकालती है और उस लोकेशन पर पहुँचती है। अभिषेक जो था वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, श्रुति के बारे में ही बातचीत अपने दोस्तों से करने में लगा हुआ था। जो पुलिस थी वहाँ पर पहुँचती है। जैसे ही अभिषेक पुलिस को देखता है वह वहाँ से निकलने लगता है। तभी पुलिस जो थी वह उसे दर्द बोलती है और कहती है कि तुम जो है वह सीधे मन से अपना मोबाइल जो है वह मुझे दे दो, मैं जो वह तुम्हें थाने नहीं ले जाऊँगा और जितने भी तुम्हारे पास श्रुति के फ़ोटो हैं वह सारा फ़ोटो हटा दो। जैसे इस बात को अभिषेक सुनता है वह श्रुति की ओर देखता है और वह अपने मोबाइल को निकालता है और पुलिस को दे देता है। इसके बाद पुलिस जो थी वह तुरंत उसके मोबाइल में जितने भी फ़ोटो थे श्रुति के वह सभी हटा देती है। इसके बाद श्रुति जो थी वह पुलिस को देखकर कहती है कि थैंक यू। को पुलिस सुनती है वह श्रुति की ओर देखती है और कहती है कि
श्रुति, मैंने जो है वह तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि मैंने अपना फर्ज निभाया है, जो पब्लिक के लिए मेरा फर्ज है। जैसे इस बात को श्रुति सुनती है वह काफी ज्यादा खुश होती है, वहां से आने लगती है। तभी पुलिस अभिषेक की ओर देखती है और कहती है कि अगली बार से ऐसा तुम किसी और लड़की के साथ मत करना। जो अगर मैं तुम्हारे बारे में सुना तो इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।